हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग जुडिशियल एक्टिविज़्म डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक मेंस इन 300 टॉपिक्स इस कोर्स का पार्ट है। और डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये आता है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़्म अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या होता है तो दो शब्द हैं यहाँ पर। एक है जुडिशियल, एक है एक्टिविज़्म। जुडिशियल जुडिशरी से आ गया आपका। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जुडिशरी कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, तो उस डिसीजन के आगे यहाँ पर लगा हुआ है एक्टिविज़्म। अभी तो एक्टिविज़्म कहाँ से आया है? वर्ड एक्टिव होने से आया है। मतलब कि जुडिशरी में कौन रहता है? जितने भी आपके जजेस हो गए वो लोग होते हैं। ठीक है, और एक्टिव होना, तो जजेस जब भी एक्टिव होंगे तो किस सेंस में होंगे? दो तरीके से, या तो वो कोई डिसीजन लेंगे या तो किसी डिसीजन को अपोज करेंगे। अब किसके डिसीजंस को अपोज किया जाता है इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म? तो हम जब भी जुडिशियल एक्टिविज़्म की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाती है इस पूरे सीन में। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो आपके लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, उनसे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जब भी मान लो गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट ने कोई भी एक डिसीजन सुना दिया, तो जजेस या तो उस डिसीजन पर गवर्नमेंट के साथ अग्री कर जाएंगे या फिर गवर्नमेंट से वो लोग डिसअग्री कर जाएंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म, एक्टिव होना, ये दोनों चीज़ें बताता है। बट मोस्टली जुडिशियल एक्टिविज़्म कब यूज़ होता है? जब जजेस गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ डिसअग्री कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तब जुडिशियल एक्टिविज़्म यहाँ पर रोल में आता है। अब इस कोर्स में हम लोग अलग अलग सोर्सेज हमने इस पर्टिकुलर जो कंटेंट है इसके लिए हमने अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए हैं। यहाँ पर गिवन है सोर्सेज, PM बख्शी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज़ किया है, साथ में अलग अलग कोर्ट जजमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, लक्ष्मीकांत, NCERT रिसर्च पेपर्स, ये सब यूज़ करके ये कंटेंट बनाया गया है। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट वन थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में तो मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ मेंस इन 300 टॉपिक्स। अब जुडिशियल एक्टिविज़्म कौन सा प्रोसेस है? तो जुडिशियल एक्टिविज़्म अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब भी कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस होता है और जुडिशरी आके उस एक्शन को, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को इनवैलिडेट कर देती है कि आज से आपका ये जो डिसीजन है ये खारिज हम कर रहे हैं क्योंकि ये लॉज के हिसाब से नहीं जा रहा, या फिर अगर वो लॉज के हिसाब से जा भी रहा हो तो भी कभी कभी ऐसे डिसीजंस गवर्नमेंट ले लेती है जो कि लोगों के हित में नहीं जा रहे होते या फिर लोग अपोज कर देते हैं उसको, तो उसमें जुडिशियल एक्टिविज़्म रोल में आ जाता है यहाँ पर। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म यही प्रोसेस है जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव डिसीजन को इनवैलिडेट कर देती है। एंड इन अदर वर्ड, जुडिशियल एक्टिविज़्म एक पावर का ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यूज़ हो जाता है ताकि गवर्नमेंट की कुछ एक्ट्स जो कि अच्छी नहीं जा रही हैं, लोगों के हित में नहीं जा रही हैं, सिटीजन्स को ठीक नहीं लग रही हैं, तो उन एक्ट्स को करेक्ट किया जा सके। ठीक है, उन एक्ट्स को हटाया जा सके या उन एक्ट्स को अमेंड किया जा सके या फिर उन एक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म ये जुडिशियल रिव्यू के पावर को एक्सरसाइज करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज़्म ये जो शब्द है ये अमेरिकन हिस्टोरियन है आर्थर M श्लेजिंगर, उनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है 1947 में। फॉर्च्यून में एक आर्टिकल आया था उसमें ये किया गया था। ऑल्दो यूजुअली ये माना जाता है कि जॉन मार्शल जो कि 4 चीफ जस्टिस थे USA के, उन्होंने ये जुडिशियल एक्टिविज़्म स्टार्ट किया था इन मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस, 1803 का ये केस होता है। अब जुडिशियल रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है? तो अलग अलग इम्पोर्टेंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्यों होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज़्म क्यों आने चाहिए। तो इस सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि जुडिशरी के हाथ में मेन चीज़ जो आती है जिसको उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है, तो वो चीज़ होती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू एक तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपका चेक्स एंड बैलेंस पावर का सिस्टम मेंटेन करना है। तो एक ये चीज़ है जुडिशियल एक्टिविज़्म, जुडिशियल रिव्यू क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी जो भी गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, तो इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। जितनी भी गवर्नमेंट की और भी दूसरी ब्रांचेज़ हो गई,
तो जुडिशियल एक्टिविज़म एक बहुत ही डेलिकेट एक्सरसाइज है जिसमें क्रिएटिविटी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो जितना भी रिक्वायर्ड इनोवेशन है उसको ये लेकर के आता है जुडिशियल एक्टिविज़म, एक सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पर लेकर आता है। साथ में जुडिशियल एक्टिविज़म जजेस को भी ये चीज़ कहता है कि जजेस अपने पर्सनल विजडम को यूज़ करें, जहाँ पर ऐसी कुछ जगहें होती है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर लॉ फेल हो जाता है, तो लॉ एक बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो इन केसेस में जुडिशियल एक्टिविज़म सामने आता है और जजेस के पास ये ड्यूटी आ जाती है कि उन्हें अपना पर्सनल विजडम से उन चीज़ों को सॉल्व करना होता है, उन केसेस को सॉल्व करना होता है और ये दिखाना होता है कि लॉज को हम यहाँ पर किस तरीके से फंक्शन करवा सकते हैं। साथ में जुडिशियल एक्टिविज़म इंसाइट्स भी प्रोवाइड करता है, इन सब इश्यूज़ में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है इन दीज इश्यूज़ कि क्यों ये चीज़ अच्छी है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई जाती है कि जुडिशियल एक्टिविज़म भी इनफैक्ट क्यों अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने एक विश्वास डाला हुआ है लोगों के अंदर, एक अपने हमारे जस्टिस सिस्टम में, हमारी जजमेंट्स में हमारा ये विश्वास है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे अगेंस्ट चली जाती है तो एटलीस्ट हम जुडिशरी में जा सकते हैं, जुडिशरी का सहारा ले सकते हैं और वहाँ से हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि एक अच्छी चीज़ है जुडिशियल एक्टिविज़म होना, क्योंकि एक ट्रस्ट प्लेस कर देती है ये लोगों में। और बहुत बार ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर पब्लिक पावर जो है वो लोगों के हित में नहीं जाती या लोगों को हार्म करती है, कि गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले लेती है तो जिसमें लोगों के साथ गलत भी हो जाता है। तो इसी वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि जुडिशरी यहाँ पर मिसयूज़ ऑफ पब्लिक पावर इस पर चेक रखे। ठीक है, तो चेक मिसयूज़ ऑफ पब्लिक पावर इसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। साथ में जुडिशियल रिव्यू होने से ऐसे कुछ लेजिस्लेचर के डिसीजंस होते हैं या लेजिस्लेचर कभी कभी मेजॉरिटी के इश्यूज़ में स्टक हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर लेजिस्लेचर स्टक हो जाता है, या फिर ऐसे डिसीजन जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, अभी डिसीजन आ ही नहीं पा रहे, तो उसमें भी जुडिशरी सामने आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्पीडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, साथ में फेडरल बैलेंस मेंटेन करके रखना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन सब चीज़ों के लिए जुडिशियल रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट जुडिशियल रिव्यू के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ यूज़ की जा सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू पावर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ भी यूज़ की जा सकती है और हाई कोर्ट्स के द्वारा भी यूज़ की जा सकती है। दोनों ही जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ कर देते हैं। और बट अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिटरमाइन करनी है कि किसकी एंड में चलने वाली है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की चलती है हमेशा। तो फाइनल पावर जो है, अगर आपको डिटरमाइन करनी है किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी लॉ की, कि एक लॉ पर्टिकुलर बन गया है, एक डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया, एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जुडिशियल रिव्यू ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, ऑर्डिनेंसेज एंड अमेंडमेंट्स। तो जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल लॉज के लिए भी हो सकता है, स्टेट लॉज पर भी हो सकता है, साथ में जितने भी ऑर्डर्स हैं या ऑर्डिनेंसेज हैं एग्जीक्यूटिव्स के, और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, सब चीज़ों में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं। 9th शेड्यूल में क्या आता है, 9th शेड्यूल में बेसिकली एक सेंट्रल लॉ स्टेट लॉज की पूरी लिस्ट है, जहाँ पर जो कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकी। तो अभी के हिसाब से अराउंड 284 ऐसे लॉज हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से बचे हुए हैं, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू ने काइंड ऑफ शील्ड कर रखा है इन लॉज को। तो ये ऐसे कुछ लॉज हैं जो कि कहीं पर भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि ये लॉज को कवर करता है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को कवर नहीं करता है। तो जुडिशियल रिव्यू सिर्फ लॉज के क्वेश्चंस पर ही अप्लाई करता है, और अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ आते हैं और उसको आप लेकर जाते हो कोर्ट में कि भाई इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, तो वो चीज़ नहीं होती है, तो वो उसमें एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल इश्यूज़ में जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट चीज़ है जुडिशियल रिव्यू की पावर अपने आप यूज़ नहीं करती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ तभी यूज़ हो सकती है जब कोई भी लॉ या कोई भी रूल स्पेसिफिकली चैलेंज किया जाता है किसी कोर्ट में। तो जुडिशियल रिव्यू ऑल इन ऑल ऑटोमेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही ये जुडिशल रिव्यू की पावर अपने आप से यूज़ नहीं कर लेती है। वो तभी यूज़ कर सकती है जब कोई पर्सन आके उसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और उसके बाद पूरा हियरिंग चलेगी उसमें, जिसमें किसी भी लॉ की वैलिडिटी भी होती है, उसको भी आप चैलेंज किया जा सकता है, आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशल रिव्यू। अब 2-3 यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है जुडिशल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये एक मेजर चीज़ है। बट चाहे जुडिशल रिव्यू का कोई भी डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फिर भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशल रिव्यू को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है, फिर आर्टिकल 32 एंड 226 भी है। आर्टिकल 13 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को या आपके बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, ऐसे राइट्स को वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लॉज को हटा दिया जाएगा, वो लॉज वैलिड नहीं होंगे। तो इस तरीके के लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे, ये आर्टिकल 13 कहता है। फिर आर्टिकल 32 जो कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है। तो ये जुडिशल रिव्यू की पावर देते हैं हायर जुडिशरी को, ताकि कोई भी ऐसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो कि लोगों के हित में नहीं जा रहे हैं, तो उन एक्शंस को वॉइड डिक्लेयर किया जा सके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन में जा रहे हैं। चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रावेंशन में जा रहे हैं, और चाहे मतलब इसमें फंडामेंटल राइट्स ले लो, चाहे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रीन ले लो। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन और फंडामेंटल राइट्स इन केसेस में भी तो ये माना जाता है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है आर्टिकल 32 एंड 226। ठीक, फिर आर्टिकल 137 है जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये राइट्स देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी खुद की जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। फिर आर्टिकल 132 टू 134 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की फाइनल ज्यूरिसडिक्शन चलेगी, तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, चाहे सिविल केसेस हैं, चाहे क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, इन सब में जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एज वेल एज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की जाती है। ठीक है, ऑल्दो जो सर्टिफिकेट होता है आर्टिकल 132 के तहत जो सर्टिफिकेट होता है अपील करने का, वो हाई कोर्ट प्रोवाइड करता है, और जब भी कोई भी अपील होती है तो वो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 132 टू 134 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब कुछ ऐसे मेजर जजमेंट्स भी हैं जो कि जुडिशल रिव्यू से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी फेमस हैं ये जजमेंट्स ऑल्दो। जैसे सबसे पहला है केशव नंद भारती केस, तो ये तो काफ़ी फेमस केस है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। एंड फॉर GS2 मेंस क्लासरूम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हमारा स्टैटिक पार्ट कवर करता है। एंड सिंस आई एम टेकिंग PSIR ऑप्शनल ऑल्सो, तो PSIR ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनफैक्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, काफ़ी बार UPSC ने ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन पूछा, और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें आपको केशव नंद भारती केस को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो जजमेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑल्दो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, ये पार्लियामेंट के जो अमेंडिंग पावर है उसके बियॉन्ड जाती है, पर जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी आप एब्रोगेट करना चाहो तो वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ये क्योंकि इंडियन लॉ का एक बेसिस है जहाँ पर जुडिशरी कोई भी अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट में अगर कोई भी अमेंडमेंट दी है तो उसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है। जुडिशरी के पास ये पावर होती है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करता है या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट भी पास करती है जिसमें कोई अमेंडमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाती है, तो ऐसे अमेंडमेंट को या ऐसे लॉ को स्ट्राइक डाउन करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी के पास रहता है। तो वो चीज़ है केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को प्रोपेगेट किया गया है कि एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द असर्पेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आपका केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम।
1985 का ये केस है, काफ़ी फेमस केस है और ये एक माइलस्टोन केस बना था मुस्लिम विमेंस की जो फाइट थी अपने राइट्स के लिए, उसके लिए ये काफ़ी माइलस्टोन केस बना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था जितनी भी एलिमनी के राइट्स हैं मुस्लिम विमेन के लिए, और ये कहा था कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, वो सभी सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो इसने एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम्स वाली बात आ जाती है, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चली थी। और गवर्नमेंट उस टाइम पर जो थी, उन्होंने जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट था 1986 का, तो उसको ओवरटर्न किया था कि ये एक्ट पास की, और ये पूरी जो जजमेंट थी उसको ओवरटर्न कर दिया गया था, जिसमें एलिमनी सिर्फ तभी दी जा सकती थी जब इद्दत पीरियड हो। ठीक है, तो ये दिस इज़ इन ट्यून विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डिवोर्स मुस्लिम वुमेन थी उनको एलिमनी प्रोवाइड की जाएगी, और वो दे वर एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फॉर्मर हस्बैंड। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर नेक्स्ट केस आता है 2011 का, ये केस था एंड काफ़ी फेमस केस था ये, अरुणा रामचंद्र शानबॉग केस एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी फेमस केस था ये, जिसमें पैसिव यूथनेशिया को एक्सेप्ट किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जिन सभी इंडिविजुअल्स का एक राइट टू डाई उनको मिलता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो हर एक इंडिविजुअल को राइट टू डाई विद डिग्निटी ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया था, बट गाइडलाइंस के साथ इनको अलाउ किया गया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम एक नीड थी इंडिया के लॉज को रिफॉर्म करने की, यूथनेशिया से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने की वहाँ पर नीड थी। और जो ट्रैजिक केस था अरुणा शानबॉग का, उन्होंने उस केस ने एक 42 ईयर्स तक मतलब एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, जिसमें एक काफ़ी मतलब ये एक फेमस केस बना था उस टाइम का। उसके बाद आपका केस है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये केस है, जहाँ पर फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी के बारे में बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इंडिविजुअल के जो राइट है कि उनकी जो अपनी प्रिवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के, और हमारी प्रिवेसी में कोई भी इन्वेड ना करे, इस राइट को प्रोटेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, पैसिव यूथनेशिया अगर किसी को नहीं पता है तो इट इज़ बेसिकली कि जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना बंद कर देते हैं, और जैसे अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पर है, ठीक है, तो उनको वो सपोर्ट आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम देना बंद कर देते हैं, तो दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया। फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है ये, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। अब जुडिशियल एक्टिविज़म देख रहे हैं हम धीरे धीरे करके ये कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या इसके रीज़न्स हैं क्यों जुडिशियल एक्टिविज़म इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोर्ट्स हैं हमारे, उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से। उसके बाद दूसरी चीज़ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रेफरेंस दी जाती है ओवर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। ठीक है, तो जो भी लॉ के द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया है, कभी कभी कुछ चीज़ें सिटीजन्स के हित में नहीं जाती हैं, तो उन चीज़ों के लिए जुडिशरी को आगे आना पड़ता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जुडिशरी के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं कि जो भी कुछ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए कुछ भी लॉज हैं या एक्शंस हैं, उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सके, जो भी गलत जाते हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रावेंशन में चले जाते हैं। तो ऐसे जो लॉज होते हैं उनको स्ट्राइक डाउन करने की पावर जुडिशरी के पास रहती है। फिर राइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कल्चर,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कल्चर का भी अभी राइज देखा गया है, क्योंकि कभी भी किसी भी पर्सन के साथ कोई इनजस्टिस होता है या कोई भी मतलब गलत चीज़ हो जाती है, उसमें सिटीजन्स आगे आ सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं कि जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने चाहिए उस कंटेक्स्ट में केस फाइल किया जा सकता है। तो जिसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की डिमांड की जाती है कि जितने भी आपके स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनके कंप्लाइंस के को इंश्योर करने के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कल्चर का भी राइज देखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है लॉपसाइडेड एटीट्यूड ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक लॉज। जैसे गवर्नमेंट जो है बहुत बार लॉज बनाती ही नहीं है, मतलब एक्शन नहीं लेती है। तो ये चीज़ हुई थी, जैसे विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में, और ये आने के बावजूद 2013 तक सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डिले कर देती है। तो लेजिस्लेचर का ये एटीट्यूड की वजह से भी जो जुडिशियल रिव्यू है वो ज़्यादा बढ़ा है, जुडिशियल एक्टिविज़म बढ़ा है कि जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ जाता है। फिर जैसे एक और एग्जांपल है कि लोकपाल बिल को पास करने में कितना टाइम लगा दिया। तो ये सब है कि लेजिस्लेचर एक्शन नहीं लेता है, बहुत डिले कर देता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नीड हो जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपकी सेपरेशन ऑफ पावर की। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग प्रोविजंस के अंडर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ की हुई है कि कैसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स उनको प्रोटेक्ट करके रखना है और अपना अपना इंडिपेंडेंटली कैसे उनको फंक्शन करना है। जब जैसे आर्टिकल 121 है आपका, आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 211, ये दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि किसी भी जज को, जैसे कोई भी जज है वो अपना ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो लेजिस्लेचर को बिल्कुल फॉरबिड करती है कि जो भी जज है उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता कहीं भी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर वो कंडक्ट ऑफ जजेस को डिस्कस नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 211, ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि कोर्ट्स को प्रिवेंट करते हैं कि जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लेजिस्लेचर में, तो वो चीज़ वो डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो चीज़ पे आप जजमेंट नहीं दे सकते। कोई भी लेजिस्लेचर में इंटरनल प्रोसीडिंग्स में कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें डिसीजन देने का या फिर जजमेंट देने का अधिकार कोर्ट्स के पास नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ है आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2। ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है लेजिस्लेटर्स को कि वो कोर्ट्स में इंटरफेयर ना करें अगर उनका कोई वोट पर फ्रीडम की कोई बात है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई बात है, फ्रीडम ऑफ वोट या फिर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई बात है, तो कोर्ट में इंटरफेयर ना करें। तो ये लेजिस्लेटर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये आर्टिकल। तो इन आर्टिकल्स के ज़रिए बताया जा रहा है कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर ये प्रॉपरली की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करता है जुडिशरी ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक साइकिल सी भी दिखा रखी है इस पिक्चर में, अगर आप नोटिस करो तो ये पूरा दिखा रखा है कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सारे जो है कनेक्टेड हैं। जैसे जुडिशरी को जितनी भी लेजिस्लेशंस हैं, अगर कोई भी लेजिस्लेशन ठीक नहीं जा रही है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। फिर एग्जीक्यूटिव, ये तो यहाँ पर चला गया कि लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल रहेगा और नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो प्रेसिडेंट, अब एग्जीक्यूटिव की बात आई कि कैसे एग्जीक्यूटिव इज़ रिलेटेड टू जुडिशरी, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब हम रिवर्स की बात करते हैं तो फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पर लेजिस्लेटर चीफ जस्टिस को इम्पीच कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट जो भी होगा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो भी होगा वो
लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिसक्वालीफाई भी कर सकता है। तो हाउ इट इज़ इंटर रिलेटेड एंड सेपरेशन ऑफ पावर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि सबका पावर अलग अलग है। तो सेपरेशन के साथ तो चलते ही हैं, बट आपस में ये लोग चेक्स एंड बैलेंसेस का भी ध्यान रखते हैं। अब क्रिटिसिजम्स क्या हैं जुडिशल रिव्यू के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाता है। अगर सबकी पावर्स अलग अलग हैं और लेजिस्लेटिव अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जुडिशरी अपना काम कर रहा है, तो जुडिशरी के हाथ में ये पावर आ जाती है इन दी एंड जुडिशल एक्टिविज्म में कि वो गवर्नमेंट की किसी भी रूलिंग को, किसी भी लॉ को या अमेंडमेंट को वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर किसके पास आ गई, इन अ वे जुडिशरी के पास पावर आ गई। तो इसीलिए ये सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ हुई, जुडिशरी ने तो इंटरवीन कर दिया ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की डोमेन में। तो यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि देखो लेजिस्लेचर में जितने भी लोग जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, हम ही लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं ना, हम लोग वोट करते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं, फिर वो जाते हैं वहाँ पर रूलिंग देते हैं, लॉज पास करते हैं, तो हमारे लिए करते हैं। तो लेजिस्लेचर में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो हमारी वजह से बैठे हैं, हमारी विल से बैठे हैं। तो ये हमारा सॉवरीन विल ऑफ द पीपल है लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ पास करता है और उसकी पावर, उसको स्ट्राइक डाउन करने की पावर या उसको हटाने की या उसको वॉइड करने की पावर जुडिशरी के हाथ में आ जाती है, तो ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को इतनी पावर मिल गई कि वो जितने भी लॉज लेजिस्लेचर ने पास किए हैं उन लॉज का फेट डिसाइड करेगा जुडिशरी। तो इसीलिए ये अनडेमोक्रेटिक है। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट का फंक्शन करने का जो भी तरीका हो या जो जैसे भी वो फंक्शनिंग कर रहे हैं उसको वो लिमिट करते हैं, क्योंकि जुडिशरी इंटरवीन कर सकता है अगेन। तो यहाँ पर लिमिट कर देते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को। नेक्स्ट चीज़ है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू का सिस्टम एक रिएक्शनरी सिस्टम है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब भी आपको किसी भी लॉ की डिटरमाइन करनी होती है तो कोर्ट हमेशा लीगलिस्टिक और कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाता है। जबकि अगर लेजिस्लेचर ने कुछ प्रोग्रेसिव लॉज पास किए होते हैं तो वो प्रोग्रेसिव लॉज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्ट बहुत ही लीगल वे में चलता है, बहुत ही कंजर्वेटिव वे में चलता है। फिर लैक ऑफ क्लैरिटी है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो जुडिशल रिव्यू के सिस्टम को कुछ भी क्लियरली कहीं पर एक्सप्लेन किया ही नहीं गया है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं बस दिए हुए, जिसके बेसिस पे आप थोड़ा बहुत डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ जुडिशल रिव्यू में ये चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ कुछ आर्टिकल्स के बेसिस पे यहाँ पर किया हुआ है एक्सप्लेन, बट तो क्या है मेन चीज़ कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। नेक्स्ट चीज़ है कि जुडिशरी का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है हमारे मैटर्स में कि उसमें गवर्नमेंट के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी विद टाइम, क्योंकि जुडिशरी बार बार इंटरवीन कर देती है। तो उस चीज़ से वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है जुडिशरी के लिए। अब नेक्स्ट चीज़, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी नहीं है। अब जुडिशल डिसीजंस कैसे दिए जाते हैं, मान लो कोई भी एक केस आया, ठीक है, उस केस के हिसाब से आगे के उससे मिलते जुलते जितने भी केस आएंगे वही सेम डिसीजंस लिए जाएंगे। पर कुछ केसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो अलग हो, या फिर जिसका डिसीजन वो सूट ही ना करे, या उसका डिसीजन बाकी केसेस में, एक केस में आया, केस ए है, उसमें ये डिसीजन कहा कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करोगे, पर हो सकता है ना बी केस में ये वाली पर्टिकुलर चीज़ ना करना पॉसिबल ही ना हो, ये चीज़ एप्लीकेबल ना हो बाकी के केसेस में, या सी केस आया वहाँ पर भी एप्लीकेबल ना हो। तो ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए बस एक केस के बेसिस पे बाकी सभी केसेस की आपने फेट डिसाइड कर दिया, सभी केसेस की किस्मत डिसाइड होगी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जुडिशल डिसीजंस जुडिशल रिव्यू के अंडर जितने भी दिए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है फॉर रूलिंग केसेस, कि जितने भी बाकी केसेस चलेंगे हम इसी हिसाब से उसकी रूलिंग सुनाएंगे जैसे हमने पिछले केस में सुनाई थी। तो ये है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि इससे पार्लियामेंट लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। जब हर चीज़ में जुडिशरी ही इंटरवीन कर रहा है तो पार्लियामेंट क्या करेगा, फिर पार्लियामेंट कहेगा भैया तुम ही कर लो फिर, इससे बढ़िया। तो फिर नेक्स्ट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही खुद के डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आती है कि आप पहले कोई डिसीजन सुना दो फिर वापस उसे रिवर्स कर दो, तो पहली बार में ही ठीक डिसीजन सुनाओ ना। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है डिलेइंग सिस्टम। इससे जुडिशल रिव्यू का प्रोसेस में आप कितने सारे केसेस भर दोगे, आपका जो सिस्टम है वो भी डिले होता जाएगा।
तो इसका कंक्लूजन बेसिकली ये निकल के आता है कि जुडिशल एक्टिविज़म, जुडिशल रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है गवर्नमेंट पर, और हमें अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करना है। तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही जुडिशल एक्टिविज़म। और जैसे जैसे मॉडर्न स्टेट के फंक्शंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जुडिशरी का जो इंटरवेंशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में और एग्जीक्यूटिव के जितने भी मैटर्स हैं और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनके एग्जीक्यूशन में जुडिशरी का इंटरवेंशन वो अनअवॉइडेबल है, उसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। फिर हमारी कंट्री में जुडिशरी काफ़ी एक्टिव रही है। जब भी जुडिशल रिव्यू को एक्सपैंड करने की बात आती है, जुडिशल रिव्यू के एक्सपेंशन की बात आती है कि वो अलग अलग नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में एक्सपैंड करे। आप रिसेंटली भी कुछ केसेस देख सकते हो ऐसे जहाँ पर जुडिशरी ने काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं और काफ़ी हटके डिसीजंस लिए हैं। तो कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में भी जुडिशरी अब एक्सपैंड कर रही है, और जो कि पहले ये समझा जाता था कि ये तो जुडिशल परव्यू के एरिया से बाहर ही जाता है। तो ये चीज़ हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फिर नेक्स्ट चीज़ है आपका जुडिशल रिव्यू, जो इंडिविजुअल के राइट को भी प्रोटेक्ट करने के बारे में देख रही है। तो जुडिशल रिव्यू ऐसे ग्रो की है कि वो इंडिविजुअल राइट को सेफगार्ड करती है और आर्बिट्ररी पावर को यूज़ करने से स्टॉप करती है, साथ में जस्टिस का मिसकैरेज ना हो, जस्टिस गलत कोई भी किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, वो चीज़ भी इंश्योर करती है। तो ये सब आपके कुछ पॉइंटर्स हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशल रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप कुछ केसेस जो हैं वो आपको भूलने नहीं हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप अपने आंसर में केसेस ऐड करोगे और साथ में आप आर्टिकल्स ऐड कर दोगे कि ये आर्टिकल्स के तहत ये चीज़ें होती हैं, जुडिशल रिव्यू किन किन आर्टिकल्स में दिया गया है, तो वो चीज़ आप मेंशन कर दोगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप synopsisias.in ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स, स्पेशल कोर्सेज में आप जाओगे मेंस इन 300 टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। डिटेल्स आपको चाहिए वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।